तो रिडक्स टूल किट वाले तक का सबका काम हो गया है ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ठीक है, अभी क्लास के बाद थोड़ा सा 5-15 मिनट पहले छोड़ देंगे तो दिखा देंगे। न्यू फोल्डर हम, हाँ नोट जेएस, हाँ नोट जेएस, ठीक है। एक फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे नोड नाम का, ठीक है। और यहाँ पर एक, बस इसी को ओपन करता है ऐसा, शो मोर ऑप्शन, नोड नाम का फोल्डर, ठीक है। और नोड नाम के फोल्डर के बाहर मैं एक फाइल बनाता हूँ नोट्स डॉट जेएस नाम से। अरे यार, तब से मेरा मोबाइल डेटा से ही चल रहा था क्या, मेरा डेटा ही हो गया। ठीक है, चल रहा है ना, आवाज़ वगैरह आ रही है ना, ठीक है। तो यार सबसे पहला सवाल, नोड जेएस है क्या, बताओ, किसी को भी कोई आइडिया। हाँ, एक मिनट रुकना बस। हेलो, हाँ हाँ, बस क्लास छूट जाए फिर 7 बजे के बाद आएंगे, ठीक। हाँ यार, तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क, रन टाइम। देखो यार, अभी तक कि हमने किया क्या, जैसे यहाँ पर आप गए, ऐसे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई आपने, यहाँ पे ऐसा लिखा, और ये थी आपकी स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आपने ऐसा लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आपका रन कहाँ पे होता है, ब्राउज़र पे। अगर यार आपको इस कोड को देखना है तो आपको यार यहाँ पर जाना पड़ेगा ओपन विद लाइव सर्वर पे, और यहाँ पर आके ये ब्राउज़र ओपन हो गया है ना। ये इंस्पेक्ट भी किसकी प्रॉपर्टी है, ब्राउज़र की, कंसोल डॉट लॉग। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको कंसोल दिख रही है, ये ब्राउज़र की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए आपको यहाँ पे हेलो दिख गया है ना। ब्राउज़र में हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। उस इंजन, अगर हम क्रोम की बात करें तो क्रोम में कौन सा इंजन है, जावास्क्रिप्ट का V8 का है ना। ऐसे ही मौजिला में बात करें तो उसमें कौन सा है, स्पाइडर मंकी है ना। ऐसे अलग अलग ब्राउज़र्स में अलग अलग है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड यार चलता कहाँ पे है, ब्राउज़र पे चलता है, ठीक है। पर नोड जेएस क्या है, ये आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नोड जेएस क्या है, आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट है ना। That runs JavaScript code outside the browser, जिसकी हेल्प से यार आप जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हो आउटसाइड द ब्राउज़र भी, ठीक है। तो इसने किया क्या होगा यार, ब्राउज़र में जो भी आपके पास V8 इंजन वगैरह पड़ा रहता था क्रोम वाला, वो V8 इंजन इसने आपके नोड.js ने यहाँ पर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करा दिया। तो उसकी हेल्प से अब आपको ब्राउज़र पे जाके जावास्क्रिप्ट को रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर भी रन कर सकते हो, ठीक है। कैसे रन करना है, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। अब रन करना है, कुछ नहीं करना, आपको जाना है टर्मिनल पे,
और हम नोड की हेल्प से इसको रन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है नोड स्पेस देके अपनी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है आपके, नोट्स डॉट जेएस। जैसे आप एंटर करोगे देखो यहाँ पे आपको हेलो देखने के लिए मिल गया। तो एक बार सब लोग जरा एक फाइल बना के इतना करो, और किसी के में एरर आ रहा है तो वो बता दें मुझे, सबके में चल रहा है कि नहीं, क्योंकि नोट जेएस सबके में इंस्टॉल है तो उम्मीद है सबके में चलना चाहिए। चलो ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में अगर जाने तो हम कह सकते हैं पॉइंट वाइज अगर ऐसा लिखे तो नोट जेएस वाज डेवलप्ड बाय, किसने बनाई थी, रियान दाही करके ऐसा कुछ नाम था इनका, इन 2009। ठीक है, नोट जेएस क्या है आपका एक ओपन सोर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स से क्या मतलब है आपका, हाँ फ्री में अवेलेबल है ना, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, यूज़ कर सकता है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मतलब, प्लेटफॉर्म और कोई आया है क्या, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अभी टाइम है। सिस्टम नहीं, मतलब ये आपका एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के साथ यूज़ हो सकता है ना। जैसे आप नोट.जेएस को यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप रिएक्ट के साथ यूज़ कर रहे हो, आप एंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो ना, आप HTML के साथ भी यूज़ कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हो ना। हाँ क्या चीज़, बैकएंड के लिए आपका पाइथन है, नोड जेएस है, सी शार्प है ना, जावा है, बहुत सारी। फ्रंट एंड के लिए आपके पास ये हो गया, HTML हो गई, CSS हो गई आपकी, है ना। बाकी ये जो जावास्क्रिप्ट हो गई, इनके फ्रेमवर्क्स हैं आपके कौन से हैं, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गए, है ना। जेएस और हाँ नहीं, बाकी पाइथन से भी फ्रंट एंड का होता है कुछ सीन, है ना। नॉर्मली आपको हाँ अगर एक वेब पेज बनाना है तो जो यार एकदम बेसिक चाहिए होता है, HTML CSS तो चाहिए ही चाहिए होता है ना। पाइथन में भी आप जाओगे तो HTML CSS तो लिखोगे। यार नेक्स्ट जेएस का ही समझ लो, एकदम थोड़ा अपडेटेड वर्जन ही सब कह सकते हो तुम्हें, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, उसमें थोड़ी सी और फीचर्स ऐड कर दिए गए, तो अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है तो नेक्स्ट जेएस सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। नेटिव भी नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रिएक्ट अगर सीखिए तो नेटिव में भी सिंटैक्स आपके मैच करेंगे, है ना। थोड़े मोड़े चेंजेस होंगे पर मोस्टली आप मोबाइल के एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ये जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, हमारा कोर्स कौन सा, वेब डेवलपमेंट, है ना, और वो ऐप डेवलपमेंट में आ जाता है आपके। ठीक है, हाँ बोलो बोलो।
ठीक है, शो करो देखे। शेयर करो स्क्रीन। यार एंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की क्या? वो क्योंकि, हाँ हाँ बोलो। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। और क्या कह रहा है, नोट्स डॉट जी एस, यही नाम रखा है ना, नोट्स डॉट जी एस? हाँ रखा तो ये। तो तुमने नोट के अंदर बनाई है ना ये तो फाइल। तो पहले तो आप नोट फोल्डर के अंदर जाओ सीडी करके, तब तो उसको चलाओगे फाइल को। क्या नाम है, अनुज? नोट फोल्डर के अंदर तो जाओ पहले सीडी करके। टर्मिनल पे जाओ, लिखो सीडी नोड। नोट के अंदर फिर से तुमने नोट फोल्डर बना रखा है ना, तो अब देखो नोट के अंदर आए हो। अब फाइल को रन कर सकते हो। हो गई? हाँ। हमने वो नोट्स डॉट जी एस बाहर ही रखी थी, फोल्डर के अंदर नहीं रखी थी, इसलिए मेरा बाहर ही से प्ले हो गया। ठीक। ठीक है, करो तुम भी शेयर करो देखे। अलाउ यार, हम बंद थोड़ी ना किए हैं, सबके लिए ओपन है दरबार। हमने कहीं से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। हाँ ठीक है। तो तुमने क्या कंसोल डॉट लॉग अल्लाह, लेकिन नोट, और तुमने किया है यहाँ पे नोट जेएस में, नोट नोट डॉट जेएस। नोट जेएस, नोट डॉट जेएस। तुमने तो सही लिखा है, नोट नोट डॉट जेएस। सिर्फ एक ही फोल्डर है नोट जेएस वाला है ना, और उसके अंदर तुम्हारी फाइल पड़ी हुई है नोट डॉट जेएस। फिर से जरा करना, जरा नीचे टर्मिनल में जाओ, दोबारा टाइप करना, देखे कैसे टाइप किया है। रिएक्ट चल रहा था ना तुम्हारा? कह रहा है नोट डॉट जेएस नहीं मिल रही इसको, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार अपना वीएस कोड बंद करना जरा, और आओ जरा, फोल्डर कहाँ पे बनाया है तुमने ये? हाँ ओपन करो इसको, ऐसे नॉर्मल ओपन करो, वीएस कोड पे नहीं। इसको ऐसे नॉर्मल ओपन करो, वीएस कोड पे नहीं। क्या दिख नहीं रहा? स्क्रीन रुक गई है तुम्हारी, अरबाज। नेट नहीं चल रहा क्या इसका?
हाँ दिख रहा है। ठीक है, अभी टर्मिनल पे जाओ जरा। और अभी रन करो। आ गया ना? पता नहीं कैसे ओपन किया था VS कोड में तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर दो। तो अभी सबका हो गया ना यार? ठीक है, नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, बता रहा। करना कुछ भी नहीं है, आपको एक फाइल बनानी है बेसिकली। ये किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं, देखो ये फोल्डर अलग है, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है ना। इस फोल्डर के बाहर एक फाइल बनी है notes.js, कोई भी नाम की एक फाइल बना दो, उसके अंदर बस इतना लिख दो console.log hello। अब इस फाइल को देखने के लिए आपको ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको टर्मिनल पे आना है, लिखना है नोड की हेल्प से हम इस फाइल को रन करने वाले हैं। आपकी फाइल का नाम क्या है? notes.js। तो हमने यहाँ पे लिख दिया notes.js। जैसे आप एंटर करोगे तो देखो console.log hello आपको यहीं टर्मिनल पे क्या हो गया, दिख गया। बस इतना करना था आपको। तो ये हमने बताया कि Node.js क्या है, आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो देखो इसने जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या किया है, रन किया। कहाँ पे यार? आपके यहीं पे टर्मिनल पे, आउटसाइड द ब्राउजर। ब्राउजर पे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर कोई नाम पूछे उसका तो आप बता सकते हो V8 इंजन। ठीक है, तो यार क्या क्या कर सकता है ना? तो Node.js की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो डायनेमिक पेज कंटेंट। द हेल्प ऑफ Node.js कह सकते हो यू कैन क्रिएट वेब पेजेस। तो आप एक वेबसाइट भी बना सकते हो पूरी किसकी हेल्प से? यार Node.js की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो यार? पूरा कोई भी टास्क को बैकएंड पे क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, है ना? तो आप पूरा ये सारा काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? Node.js कैन क्रिएट, ओपन, रीड कर सकते हो आप, और राइट भी कर सकते हो आप। यहाँ पे इसमें कुछ भी फाइल्स ऑन द सर्वर। Node.js की हेल्प से आप डेटाबेस में भी क्या क्या कर सकते हो यार? ऐड करा सकते हो कोई भी चीज़ों को, डिलीट करा सकते हो यार, मॉडिफाई करा सकते हो, और डेटाबेस शांति छा जाती है तो हमें बड़ा डर लगता है कि हम अकेले ही बड़बड़ा रहेंगे। अब Node.js में यार हमें अगला पार्ट देखना है कि क्या होते हैं यार मॉड्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्रिएट करना
सर्वर, ठीक है। पर मॉड्यूल से पहले भी यार हम कुछ चीज़ों पे बात करना चाहेंगे, जैसे यार यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यार ये है आपके नोट्स.js फाइल। तो वहाँ पर यार आप रिएक्ट की अगर बात करो तो आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाते थे, कंपोनेंट बनाते ही नीचे अपने आप क्या हो जाता था, एक्सपोर्ट हो जाता था ना, और उसको कहीं पे भी आपको इंपोर्ट करना होता था तो कंपोनेंट को कॉल कर देते थे, अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो जाता था। यहाँ पर अभी भी जावास्क्रिप्ट का जो है वो पुराना वर्जन यूज़ होता है, ES6 वर्जन अभी भी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स पुराने वाले ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हालांकि आप कुछ जुगाड़ करके मॉड्यूल्स वगैरह में चेंज करके उसको यार नए सिंटैक्स की तरह यूज़ कर सकते हो, पर ऑफिशियली अभी भी ES6 में लॉन्च नहीं हुआ है ना। यहाँ पर अभी भी क्या होता है यार, बैकएंड में पुराने वाले जावास्क्रिप्ट में जैसे पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे कोडिंग, वैसे ही यहाँ पे अभी भी होती है। तो यार मान लो आपने यहाँ पे एक फाइल बनाई है variables.js नाम से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि लेट a इज इक्वल टू यार 10, और आपने लिखा लेट b इज इक्वल टू यार 10, और अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं console.log a प्लस b, तो अगर यार ये आपको देखना है तो आपको variable.js वाली फाइल ही रन करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, नोट, और यहाँ पे आके वेरिएबल्स वाली फाइल, तो हमने यहाँ पे लिखा variables.js। जैसे आप एंटर करोगे तो देखो आपको 20 मिल गया है ना। लेकिन हम चाहते थे कि यार यहाँ पर हो सकता है आपके पास एक नहीं बहुत सारे, मान लो सिर्फ और सिर्फ ए ही था, ठीक है। अब हम चाहते थे इस ए को यार यहाँ से वेरिएबल्स वाली फाइल से एक्सपोर्ट करना और notes.js वाली फाइल में आके क्या इसको इंपोर्ट करना, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो, मान लो यार एक और फाइल में बनाते हैं यहाँ पे index.js, मान लेते हैं ये आपकी मेन फाइल है, या इसका नाम रख देते हैं कुछ ऐसा रीनेम करके main.js, ठीक है। ये रही आपकी फाइल और ये रही वेरिएबल्स वाली फाइल। तो अगर यार इस वेरिएबल को आप चाहते हो कि हम रन करें main.js और आपको main.js में ये a मिल जाए, तो आप यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट करोगे module.export इज इक्वल टू, ठीक है। किसको एक्सपोर्ट करना है हमें, इस वेरिएबल को, ए को यार हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिंटैक्स नहीं होता है जैसे रिएक्ट में करते थे क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, याद है डिफॉल्ट, ऐसा नहीं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं module.exports। ए को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब main.js पे आ जाओ, अगर यहाँ पे आपको वो ए चाहिए तो यार रिएक्ट में आप कैसे लिखते थे, ऐसा import from, है ना, और जहाँ से भी आपको चाहिए होता था वो यहाँ पे लिख लेते थे। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के लिए करना पड़ता है एक वेरिएबल का यूज़, तो आप यहाँ पे लिखते थे import ऐसा abc from, कहीं से ले लेते थे। यहाँ पर आपको लेट का यूज़ या कॉन्स्ट का जिसका भी लेना चाहो यूज़ कर लेते हो। मान लो हमने लिखा लेट आंसर इज इक्वल टू रिक्वायर, तो यहाँ इंपोर्ट नहीं, यहाँ क्या करते हो रिक्वायर, तो रिक्वायर का मतलब ही होता है आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रिंग बनाई तो आपको main.js पे आपको कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, वेरिएबल्स वाली, तो कितने डॉट स्लैश पे मिलेगी ये, एक डॉट स्लैश पे, ये मिल गई वेरिएबल वाली फाइल। अब इस फाइल ने आपको दिया क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वही जो यार यहाँ से अपने, हाँ तो यार मिलेगा वही जो आपने क्या कर रखा है, यहाँ से भेज रखा है ना। तो इस वाली फाइल में, वेरिएबल वाली फाइल से आपने ये एक्सपोर्ट कर रखा था ए, तो वही वाली जब फाइल आपने इंपोर्ट करी तो यहाँ पे आपको ए मिल गया होगा। अब आप सिर्फ इतना करो, देखो क्या console.log आंसर, और देखो क्या यार main.js में आंसर में वही 10 आपको मिल जाएगा जो आपका वेरिएबल्स में पड़ा था। तो चलो करके देखते, नोट, और फाइल का नाम आपकी क्या है, main.js, देखो मिल गया 10। क्लियर है। तो इस तरह से यार एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। तो सिंगल यार एक्सपोर्ट करना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर इन केस आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, लेट यार हमने ऐसा लिख दिया कि आपके पास ऑब्जेक्ट भी है जिसमें आपने लिख दिया नेम है क्या इसके पास ABC, एज है इसकी कुछ 45,
ज़्यादा ही बड़ा हो गया इंसान, है ना। एक फंक्शन भी आपके पास, मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है XYZ या प्रिंट नाम का फंक्शन है ऐसा, और इसके अंदर हमने लिख दिया console.log टाइम लॉग। ये क्या होता है? console.log I am printing। एक एरे भी है, मान लेते हैं ऐसा कुछ 4 5 10 9। अब यार ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ यार आपको मिल जाए main.js पे। तो अब बहुत सारी चीज़ें यानी कलेक्शन ऑफ डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा हमें मालूम है हम किस में भेज सकते हैं यार, ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हैं आप, है ना। एरे बना के भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के भेजते हैं। तो कैसे लिखना, अगर सिंगल डेटा होता तो सीधे लिख देते हैं module.export a, लेकिन आपको यार ये भी भेजना है, obj भी भेजना है, प्रिंट भी भेजना है, एरे भी भेजना है। तो कैसे लिखोगे, module.exports इज इक्वल टू, हाँ कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर आप भेज सकते हो तो की एंड वैल्यू। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है की। तो हमने मान लो की बनाई ए नाम की और उसमें वैल्यू भी भेज दिया ए कॉमा। आपने यहाँ पे यार डेटा नाम की की बनाई और उसमें क्या भेज दिया ओबीजे, ठीक है। मान लो यार हमने प्रिंट नाम की की में ये प्रिंट नाम का फंक्शन भेज दिया। तो अगर की एंड वैल्यू सेम होती है ऑब्जेक्ट में, तो एक चीज़ और हमने सीखी कि आप एक ही बार लिख दो तो क्या हो जाता है, काम हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर की एंड वैल्यू क्या है, सेम है, तो आप ऑब्जेक्ट में एक ही बार लिख दोगे तो काम हो जाएगा। यानी ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें प्रिंट नाम की बनेगी और उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला पूरा फंक्शन, ठीक है। तो आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर की वैल्यू सेम है आपके पास। अब हमने ये इतना एक पूरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यार भेज दिया main.js पे। अब अगर यार हम करते console.log आंसर और इस फाइल को जब इंपोर्ट करते तो बताओ क्या मिल रहा होगा इस फाइल में। ऑब्जेक्ट मिला होगा यार, जब भेजा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको यार मिल भी क्या रहा होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। और करते हैं लाइन नंबर 5 पे आंसर को, देखते हैं आंसर में क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो क्या करना है हमें, नोड और आपकी फाइल का नाम main.js। तो देखो मिल गया, ए नाम की की बनी, उसमें क्या है 10, डेटा नाम की की में वो पूरा ऑब्जेक्ट आया, प्रिंट नाम की की में देखो वो वाला पूरा फंक्शन है। कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। अब आपको अगर इस फंक्शन को चलाना है, ये वाले फंक्शन को चलाना है, तो कैसे चला सकते हो, ans.print ऐसा अगर हम कर देंगे यार, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रिंट वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल। और ट्राई करते तो नोड और main.js, तो उस फंक्शन ने क्या दिया, आई एम प्रिंटिंग, है ना। अगर आपको चाहिए यार ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ये वाला, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, console.log ans.data, तो आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो मिल गया, नेम ABC और एज ऐसी, ठीक है। तो ऐसे कुछ यार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो क्लियर है कैसे यार एक्सपोर्टिंग चल रही है हमारी, है ना। तो यार एक सिंगल वेरिएबल भेजना है तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें भेजनी है, आप ऑब्जेक्ट बनाओ, की एंड वैल्यू में भेज दो, तो जैसा भेज रहे हो एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पर रिसीव होगा। और फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट भेजा है तो आप डॉट डॉट करके जा सकते हो, नॉर्मली वैल्यू होगी तो सीधे वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। डी स्ट्रक्चरिंग ये क्या होता है, देखो क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया लेट ओबीजे इज इक्वल टू, नेम में हमने लिख दिया क्या यार 1, एज में हमने लिख दिया क्या यार मान लो 45, कोर्स में आपने लिख दिया कुछ ऐसा फुल स्टैक, ठीक है। अब यार हमें इस नेम, एज और कोर्स का यूज़ करना है, तो आपको बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो इस नेम की वैल्यू को आपको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो कि लेट नेम इज इक्वल टू, इसमें हम चाहते हैं यार ये 1 आ जाए, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, इस नेम नाम के वेरिएबल में बचाता हूँ 1 ओबीजे डॉट नेम, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हम
ऐसा बनाए एज नाम की और उसमें हम ये वाला 45 लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, obj डॉट एज, और फिर फाइनली हम लिखे लेट कोर्स इज इक्वल टू, आपको लिखना पड़ेगा obj डॉट कोर्स। ठीक है, अब आप इनका यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अब यानी बिना डॉट किए आप डायरेक्टली नेम एज और कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यानी आप कहीं पे भी लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग क्या है यार, नेम एज और कोर्स। और ट्राई करते हैं तो देखो नेम 1, 45 और फुल स्टैक आ गया आपके पास तीनों। अब इसी चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका है डी स्ट्रक्चरिंग से। कैसे यार, आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट ये नेम एज और कोर्स, यही तीनों चीजें तो आपको इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालनी थी, तो आपने ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में आपने कहा कि नेम एज और कोर्स, ये तीनों चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं, इस ओबीजे से। तो ये हो गया डी स्ट्रक्चर करना। आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से तीन चीजें बाहर निकाल ली, कौन कौन सी, नेम एज और कोर्स। अब आप डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, नेम एज और कोर्स। आपको डॉट डॉट करके जाने की जरूरत नहीं है। देखो 145 और फुल स्टैक मिल गया। कोई डाउट है किसी को इस चीज में? ठीक है, यानी आपको ओबीजे डॉट नेम करने की जरूरत नहीं, आपने सीधे कहा इस ऑब्जेक्ट के अंदर से यार नेम एज और कोर्स बाहर निकालो एक ही साथ, तीन लाइन में अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, एक ही लाइन में अपने सारा काम कर दिया। तो क्या कहीं पे ये सिंटैक्स आपको देखने को मिला है आज तक कहीं ऐसा कुछ डी स्ट्रक्चरिंग वाला? कहाँ पे? रिएक्ट में कहाँ पे दे डी स्ट्रक्चरिंग का किया। हाँ, अपने आप डी स्ट्रक्चरिंग का यूज कहाँ पे देखने को मिलता है? आपने ना किया हो, रिएक्ट में और कहीं देखने को मिला है? इंपोर्ट में अगर रिएक्ट का कोई, हाँ, अगर आप यहाँ पे जाओ किसी भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे, ये देखो रिएक्ट के अंदर से उसने डी स्ट्रक्चर किया, क्या क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट। इसका मतलब रिएक्ट आपका क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इसने क्या क्या निकाला, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। तो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर से उसने ऐसी कुछ चीजें निकाली। इसी तरह आपको देखने को मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम के साथ भी। तो रिएक्ट राउटर डोम ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से क्या क्या निकाला आपने, ब्राउजर राउटर, नेविगेट, राउट और राउट्स। तो आप डॉट 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 करके नहीं जा रहे हो, आपने एक ही बार में ये सारी चीजें क्या कर लिया, इंपोर्ट कर ली। आपको 10 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं कि पहले हमने लिखा इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, फिर हम लिख रहे हैं इंपोर्ट नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, फिर हम लिख रहे हैं इंपोर्ट राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। नहीं, आपने एक ही बार में ये सारी चीजें क्या करी, डी स्ट्रक्चर करके बाहर निकाले रिएक्ट राउटर डोम से, और उनको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये डी स्ट्रक्चरिंग। तो अब यार अगर हम सेम काम यहाँ पर करना चाहें, ऐसा याद है जब हमने अभी ये वाली फाइल इंपोर्ट की थी, तो आप लिख सकते कॉन्स्ट कुछ चीज़ें हमें निकालनी है, कहाँ से, इज इक्वल टू रिक्वायर, कौन सी फाइल से, वेरिएबल्स वाली से ना। तो हमें मालूम है वेरिएबल्स वाली फाइल ने आपको दिया क्या था यार, एक ऑब्जेक्ट ही तो दिया था, क्योंकि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट भेजा था। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ए, डेटा और प्रिंट, तीन चीज़ें पड़ी, आप यहीं पे निकाल सकते हो कि ए, डेटा और प्रिंट, ये तीन चीज़ें आपकी कहाँ से मिल रही होंगी, वेरिएबल्स की फाइल से। तो यानी अब आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, देखो कि क्या कंसोल डॉट लॉग आंसर के अंदर फिर डॉट करके जा रहे हो, है ना, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधे सीधे आपके पास ए आ चुका है, डेटा आ चुका है, प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पे गए, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया, देखे चल रहा है कि नहीं, देखो आई एम प्रिंटिंग चल रहा है। आप डायरेक्टली गए, आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ए, आपको 10 मिल गया। आप यहाँ पर गए और आपने डायरेक्टली लिख दिया कंसोल डॉट लॉग डेटा,
तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट वाला मिल गया। तो इस तरह से यार हमने सीखा कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे काम करता है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है रिक्वायर का, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का। ठीक है, बाकी हमने डिस्ट्रक्चरिंग भी देखी। आते वापस से नोट्स पे। तो क्लियर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मॉड्यूल्स की यहाँ पर। ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं यार? कह सकते हो मॉड्यूल्स आर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी in your project। ठीक है, लाइब्रेरी से क्या मतलब? ऐसा कोड यार जो हमारे काम को क्या करती है, सिंपल सा काम आसान करती है ना। आपके पास लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, कुछ प्री रिटन कोड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपना काम आसान करते हैं। वैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या आपके जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज की ही तरह है एकदम, या कह सकते हो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है दैट यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मॉड्यूल्स यहाँ होते कितने तरह के हैं? ठीक है, तो पहला आपका होता है कोर मॉड्यूल। ठीक है, दूसरा आपका होता है लोकल मॉड्यूल, और थर्ड आपका होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अब डिफरेंस क्या है यार? तो कोर मॉड्यूल वो पार्ट हो गया, ऐसे मॉड्यूल जिसको आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ना। ऐसी लाइब्रेरीज जिनको आपको यार इंपोर्ट करना पड़ता है, वो आपकी क्या कहलाती है? कोर मॉड्यूल। या हम सीधे कह सकते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक कोर मॉड्यूल होता है, थर्ड पार्टी होता है, बीच वाला एक लोकल होता है कि कोई दूसरा होता है, मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक, पहले से ही आते हैं कोर मॉड्यूल पे। ठीक है, तो यार कुछ मॉड्यूल्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास यार इंपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे यार यहाँ पर आओ, अगर हम इसकी बात करें कंसोल डॉट लॉग की, तो बताओ ये कंसोल डॉट लॉग किसका पार्ट है? ब्राउज़र का था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कोड को आप ब्राउज़र पे रन करने नहीं जा रहे हो। अब इस कोड को आप किसकी हेल्प से रन कर रहे हो? नोड जेएस की हेल्प से ना। तो अभी फिलहाल ये किसका पार्ट है? नोड जेएस का पार्ट है ना। तो इस ये क्या एक प्री रिटन कोड है आपके पास, है कि नहीं? अब इसके अंदर यार आप कुछ भी लिखते हो, आपने लिख दिया हेलो, तो इस कोड का काम क्या है, इस कंसोल डॉट लॉग का काम क्या है कि आपने इसके अंदर कुछ भी लिखा उसको वो प्रिंट कर देगा यार। यही तो काम है इसका। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा प्रिंट कर दिया इसने, जो कि कहीं दिख नहीं रहा। नोट्स डॉट जेएस में कर दिया। ठीक है, नोट डॉट जेएस रन करते हैं, नोट्स डॉट जेएस मिल गया हेलो। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से आपका ये मॉड्यूल ही हुआ। तो इसको क्या कहीं पे आपने ऊपर इंपोर्ट किया क्या? नहीं। पर कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ऊपर क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना ही पड़ता है, तभी वो चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं अलग से इंस्टॉल कर रहे हो। जैसे अगर हम रिएक्ट की बात करें, तो रिएक्ट में आप कोर मॉड्यूल्स किसको कह सकते हो? बताओ बताओ, कोई है ऐसा कि यूज स्टेट, या यूज स्टेट सही बात है। और जाएं अगर हम
6 से 7 ई कॉमर्स में। अब ये बताओ रिएक्ट राउटर डोम, इसकी बात करते हैं रिएक्ट की। क्या आपने यूज स्टेट कहीं और से इंस्टॉल किया? हमने बताया कि एनपीएम की वेबसाइट पे जाओ और यूज स्टेट डाउनलोड कर लो। हमने कहा कि एनपीएम की वेबसाइट पे जाओ, यूज कॉन्टेक्ट डाउनलोड कर लो। नहीं, आपने रिएक्ट इंस्टॉल कर रखी थी, ये रिएक्ट में पहले से पड़ा था, लेकिन आपको इसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसमें पहले से कोड लिख रखा है उन्होंने इस मॉड्यूल का कि आप इसके अंदर कुछ डालोगे तो इस तरह से रीरेंडर करवा सकता है, यूज स्टेट में डालोगे इस तरह से आपके लिए काम कर सकते हैं ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक कोर मॉड्यूल। ऐसे मॉड्यूल जिनको आपको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है ना। बिना इंपोर्ट किए ये नहीं चलते। तो ऐसे मॉड्यूल आपके क्या कहलाते हैं? कोर मॉड्यूल। ठीक है, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल का एग्जांपल। ऐसे मॉड्यूल जिनको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ये रिएक्ट राउटर डोम, ये क्या आपको रिएक्ट से मिल रहा है? नहीं, पहले आपको रिएक्ट राउटर डोम को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसे इंपोर्ट करके क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। यानी एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल, इसको आपने बाहर से क्या किया यार? अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है ना। The module that you need to import in your project are known as core modules. थर्ड पार्टी मॉड्यूल की बात करें, मॉड्यूल that you need to install outside are known as third party मॉड्यूल। अब ये आता है कि यार ये क्या चीज़ है? लोकल मॉड्यूल। तो लोकल मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल, मतलब कुछ लॉजिक आपने ही बना दिया। मान लो यार यहाँ पर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, यहाँ पर आपने खुद का एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर यार आप जब भी कुछ भी डेटा पास करोगे वो उसको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज कर देगा। इस फंक्शन को यहाँ से आपने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। अब आपके पास जितनी फाइल हैं, आप हर फाइल में जाके इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपका खुद का बनाया एक लॉजिक जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में चारों तरफ क्या किए पड़े हो? यूज़ किए पड़े हो। तो लोकल मॉड्यूल आपका खुद का बनाया हुआ क्या हो सकता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल और फंक्शन डिफाइंड बाय यूजर। तो ऐसा मॉड्यूल जो यार यूजर बनाता है, हम लोग खुद बनाते हैं, ऐसे मॉड्यूल आपके क्या कहलाते हैं? लोकल मॉड्यूल। ठीक है, अब दो चीजें और आती हैं, ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल मॉड्यूल तो कोर मॉड्यूल है, नॉन ग्लोबल के अंदर आ जाता है आपका। ठीक है, मॉड्यूल दैट यू डू नॉट नीड टू इंपोर्ट। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ऐसा मॉड्यूल जिसको यार आपको इंपोर्ट करना भी नहीं पड़ता, आपको कहीं ये भी नहीं लिखना पड़ता कि इंपोर्ट कर रहे हो आप, है ना। आप डायरेक्टली जाके उसको क्या कर सकते हो? सीधे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कोर मॉड्यूल की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपका एफएस मॉड्यूल। ठीक है, और हाँ HTTP सही है, और अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम कह सकते हो आप, है ना, और फाइल नेम। और ये डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम ये तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ये यहाँ के एग्जांपल है इधर। अरे यार क्या ही कट कर दिया, ये दोनों बार। तो कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम, अभी हम बताएंगे दोनों क्या चीज़ है। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी और एग्जांपल हम देख लेंगे, ठीक है। लोकल मॉड्यूल्स तो हमने कहा आपके खुद के बनाए हुए। थर्ड पार्टी की बात करें तो यार थर्ड पार्टी तो यार अनंत है ना, जितना चाहो उतना यूज़ कर लो। जैसे यार आपके रिएक्ट में जाओ तो थर्ड पार्टी आप हर जब देखो नैप बार उठा के लेके आ रहे हो कहीं से, कभी मटेरियल यू आएगा कभी इसका, है ना। ऐसे यहाँ पे थर्ड पार्टी तो बहुत ही सारे हैं। एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस है ना, मोंगो डीबी, मोंगूस, ठीक है, कॉर्स, ये सारे क्या क्या थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल दैट यू नीड टू इम्पोर्ट, दैट यू डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट, दैट कैन रन विदाउट इम्पोर्ट आर नोन एज ग्लोबल मॉड्यूल, है ना। मॉड्यूल दैट यू नीड टू इम्पोर्ट आर नोन एज नॉन ग्लोबल मॉड्यूल, है ना। जिसमें हमने एग्जांपल बताया आपको डायरेक्टरी नेम का और एक फाइल नेम का। अब ये होते क्या है, तो जैसे console.log में यार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम console.log फ्रॉम Node.js, ऐसा कुछ भी नहीं। आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर पा रहे हो, देखो हो गया। इसी तरह यार ये आपका जो होता है अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टरी नेम इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ये क्या देता है, देखो तो डायरेक्टरी नेम इज इक्वल टू, तो इसने यार पूरा एक पाथ दे दिया। कौन सा पाथ, आपके इस मेन फोल्डर का, node.js का। देखो कह रहा कि करंटली आप इस फोल्डर के अंदर हो, देखो लिखा हुआ ना डायरेक्टरी नेम इज इक्वल टू, कि करंटली आप इस Node.js वाले किस पे हो, फोल्डर पे हो, है ना। ठीक है। अब सेम हम ट्राई करते हैं फाइल नेम के लिए। फाइल नेम अंडरस्कोर फाइल नेम, ये देखो क्या देता है आपको, दोनों ही हमने कंसोल किए, देखो क्या देता है। तो डायरेक्टरी नेम में देखो आपको करंट फोल्डर तक का रास्ता दिया था जो कि Node.js है। फाइल नेम ने आपको ये Node.js, तो देखो फाइल नेम ने कहाँ तक का रास्ता दिया, फाइल नेम इज इक्वल टू nodes.js, यानी इस फाइल पे हुआ दे दिया। तो ये आपको करंट फाइल की लोकेशन बता सकती है, रास्ता पाथ बता सकता है, और ये आपको करंट फोल्डर तक पहुंचा सकता है। दोनों ही बहुत काम के, आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे इस पे काम कराना है। क्लियर है। तो ये एग्जांपल आपके किसके हैं, ग्लोबल मॉड्यूल्स के। तो क्या आपको इनको कहीं इंपोर्ट करना पड़ा ऊपर, ग्लोबल मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल जिनको आपको कहीं पे भी ऊपर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ये बताओ डायरेक्टरी नेम को कहीं आपने इंपोर्ट किया कि रिक्वायर डायरेक्टरी नेम फॉर्म, ऐसा ऐसा कहीं पे भी किया क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ग्लोबल मॉड्यूल है ना। फाइल नेम, इसको भी कहीं इंपोर्ट किया क्या, नहीं। आपने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया, आप डायरेक्टली इसको यूज कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसे मॉड्यूल जिनको आप बिना इंपोर्ट किए यूज कर पा रहे हो, ऐसे मॉड्यूल आपके क्या कहलाते हैं, ग्लोबल मॉड्यूल, ठीक है। नॉन ग्लोबल मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल जिनको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो नॉन ग्लोबल में आपके कोर मॉड्यूल भी आ सकता है, या थर्ड पार्टी भी आ सकता है, और लोकल भी मॉड्यूल भी आ सकता है ना। ऐसे मॉड्यूल इन सबको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना ही पड़ता है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कोर मॉड्यूल्स की, ठीक है, जिनके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, FS मॉड्यूल, HTTP, है ना। ट्राई करते हैं इनको। तो FS को समझने के लिए हम एक काम करते, यहाँ पर एक फाइल ही बना देते हैं, ऐसा कुछ फाइल system.js नाम की, ठीक है। अब ये करता क्या है, और देखो ये मैंने नोड के अंदर बना दिए फिलहाल, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो नोड से बाहर लेके आते हैं। इस फोल्डर का भी कोई काम किया नहीं है, ऐसे ही बना दिया था, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप कर क्या सकते हो, तो फाइल सिस्टम यार एक Node.js में पहले से पड़ी हुई एक चीज़ है। इसकी हेल्प से आप कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो,
कोई भी फाइल का कोई डेटा रीड कर सकते हो, कोई भी फाइल को अपडेट कर सकते हो, उसका रीनेम कर सकते हो। इसकी हेल्प से ये सारे काम आप फाइल से रिलेटेड कुछ काम आप करा सकते हो ना। तो वैसे तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत बड़ा है फाइल सिस्टम का, है ना, पर हमें अपने हिसाब से बस छोटी मोटी चीज़ें देखनी है जो हमें प्रोजेक्ट में अपने यूज़ करनी है। तो अगर कभी भी आपको फाइल सिस्टम यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये Node.js में पहले से पड़ा हुआ है, बस आप मांग लो इसको। कैसे मांगना है कि लेट fs या कॉन्स्ट के हेल्प से इज इक्वल टू रिक्वायर। तो इंपोर्ट कैसे करते हो, रिक्वायर के हेल्प से। क्या कर दिया आपने, fs। तो आपने सीधे सीधे कहा इंपोर्ट करो क्या, fs। तो ये इंपोर्ट कहाँ से मांग रहा होगा, Node.js के फोल्ड, मतलब जो भी आपके सिस्टम में Node.js पड़ा होगा वहाँ से इसने फाइल सिस्टम को क्या कर दिया होगा, इंपोर्ट कर लिया होगा। तो ये आपका कोर मॉड्यूल, ऐसे मॉड्यूल जो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मान लो आप पूरा CRUD ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। CRUD मतलब ऐसा, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो पूरा बैकएंड, पूरा डेटाबेस आपका इसी CRUD पे ही बेस होता है कि आप डेटाबेस में क्या कर रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस से कुछ भी मांग रहे हो यानी रीड कर रहे हो, डेटाबेस में कुछ भी अपडेट कर रहे हो, डेटाबेस में कुछ भी डिलीट कर रहे हो, सर्वर पे भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, यही सब सारी चीज़ें आप CRUD पे करेंगे ना। तो आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है fs की हेल्प से, इस मॉड्यूल की हेल्प से। नॉर्मली अगर फाइल क्रिएट करनी तब तो VS कोड पे जाओगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख दोगे लॉजिक, मतलब फाइल का नाम डालोगे, वो फाइल बन जाएगी। कोड की हेल्प से कैसे करना है, तो आपको ऐसे करना है, लेट फाइल इज इक्वल टू, कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे इसका नाम, मान लो xyz इज इक्वल टू fs डॉट राइट फाइल सिंक। इस पे जाना है आपको और ऐसा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी फाइल बनाना चाहते हो, और सेकंड आर्गुमेंट में आपको बताना है कि आप क्या उस फाइल में लिखना चाहते हो। तो कैसी भी फाइल बना सकते हो। मान लो हमने कहा यार एक PDF फाइल बना दो, abc.pdf, और उस फाइल में लिख दो ऑल इज वेल, ठीक है। अब जैसे आप ये फाइल सिस्टम फाइल को रन करोगे वैसे ही आपकी एक फाइल यहाँ पर बन जाएगी। करते हैं नोड, और आपकी फाइल का नाम क्या है, फाइल system.js। एंटर किया, देखो abc.pdf बन गई, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल इज वेल। तो कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, ठीक है। कैसी भी फाइल बनाई जा सकती है, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ, सब बना सकते हो कुछ भी। हमने यहाँ पे लिख दिया, और ऐसा मैं कमेंट करके डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। JS की फाइल बनाता हूँ, तो abc.js बन गया, और इसके अंदर देखो ऑल इज वेल लिखा हुआ। आप HTML की फाइल बना दो, पर HTML की फाइल में आपको पता है यार आपके पास क्या होने चाहिए, हेड और बॉडी टैग वगैरह होना चाहिए, पूरा ऐसा हेड, ठीक है। और हेड के अंदर आपका क्या आता है, पहले तो आना चाहिए आपका HTML, है ना। उसके अंदर आपका क्या आएगा, एक हेड टैग, और क्या आएगा आपका एक बॉडी टैग आएगा। बॉडी टैग के अंदर हम सीधे जाके यार ऐसा लिखते हैं H1, और उसके अंदर लिख दिया दिस इज हेडिंग, ठीक है। और सब मैंने काम पूरा कमेंट पे ही लिख डाला, ठीक है। आओ करते देखते बनी क्या। तो नोड और abc.html बन गया, और इसके अंदर देखो ये सारा पार्ट आ चुका है, ठीक है। तो HTML हेड बॉडी सब कुछ आ गया, ठीक है। इन केस ये रहा पूरा पार्ट, और इसके अंदर मान लो आपने ऐसा लिख दिया था H1 में दिस इज हेडिंग टैग, और ये पूरा पार्ट हमने कंट्रोल X किया, और इस फाइल को मान लो हमने किया ऐसा डिलीट, ठीक है। देखो Alt Z, ये पूरा पार्ट हमने यहाँ पे डिलीट किया। आप यहाँ पे जाओ, अगर आप सिंगल में लिख रहे हो ऐसा, तो देखो ये कुछ एरर देगा, है ना।
क्योंकि आपका जो सारा कोड है इस स्ट्रिंग के अंदर ही रहना चाहिए और ये स्ट्रिंग के यार बाहर चला जा रहा है। तो अगर आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहे हो या डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हो तो यार इसको इस पूरे कोड को यार वन लाइनर में लाने के लिए आपको कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको ये कोड राइट करना है, आप चाहते हो ये कोड abc.html की फाइल बने उसमें चला जाए, तो आपके पास कोई भी HTML का कोड है यार वन लाइन में आपको बनाना है तो कहीं पे भी URL में चले जाओ। फिलहाल मेरे पास जो एक तरीका है वो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ऐसा पेस्ट किया, कर दिया। अब सारे पार्ट को फिर से सेलेक्ट करो, Ctrl+X, अब ये वन लाइनर बन गया कोड आपका। यहाँ पर जाओ, आप इसको पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पेस्ट कर दिया और रन करते हैं फाइल को। तो देखो abc.html बन गया और उसके अंदर ये सारा कोड आपका आ गया। आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ये पूरी फाइल आपकी तैयार। क्लियर है? ऐसे आप कोड अपना लिख सकते हो। अगर आप वन लाइनर नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बैकटिक का यूज़ करके भी लिख सकते हो, है ना। आपने ऐसे लिखा कि लेट फाइल इज इक्वल टू fs डॉट राइट फाइल सिंक, और इसमें फाइल का नाम आपने रख दिया कुछ भी यार, mango.html या ऐसा रख देते हैं, index.html। आपने बैकटिक का यूज़ किया और इस बैकटिक में यार आप ऐसे गए और सब कुछ पेस्ट कर दिया सर नॉर्मली। ऐसा ये वाला पूरा पार्ट Ctrl+A Ctrl+X या C कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा पेस्ट कर देते। तो देखो बैकटिक में भी कोई एरर नहीं देगा, आपको संभाल लेगा। रन करते हैं इस फाइल को, नोड फाइल system.js। तो कोई फाइल बनी, कैसी बनाई थी, index.html, ये देखो बन गया और उसमें सारा कोड आपका आ गया। ठीक है, तो फाइल सिस्टम की हेल्प से आप कोई भी फाइल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बढ़िया। क्या हम किसी फाइल को रीड कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल भी किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। कैसे? आपको कोई फाइल रीड करना है, मान लो यार हमको, हाँ मान लो हमें इसमें देखना है ये PDF फाइल में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे जाओ कि लेट फाइल इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक पे चले जाओ। अब वही आपको देना कि कौन सी फाइल रीड करनी है, तो हमें रीड करनी abc.pdf, ठीक है। अब जब ये रीड करेगी तो यार अपने मशीन लैंग्वेज में रीड करेगी इसको, है ना, जो कि यार ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जैसे आप करो console.log फाइल को, देखते कुछ एरर वेरर ना दे। देखो इसने बफर फॉर्म में रीड करके दिया, यानी अपने मशीन लैंग्वेज में रीड करके दिया, है ना। तो अगर यार आप चाहते हो इसको यार हम लोग रीड कर पाए तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आप यूज़ कर सकते हो किसका, UTF-8 का। आप ट्राई करो तो देखो क्या दिख गया आपको, ऑल इज वेल। तो ये UTF-8 और आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, HTML में, टाइटल में। हाँ ये देखो, ये है ना कैर सेट, यही क्या करता है, हर तरह के कैरेक्टर्स और सिंबल्स और उन सबको क्या कर देता है, सपोर्ट। तो इसकी हेल्प से उसने उन सिंबल्स को क्या कर दिया होगा, वापस से रीजनरेट कर दिया स्ट्रिंग में बना के। तो आप इसकी हेल्प से यार अपने कोड को क्या कर सकते हो यार, रीड कर सकते हो, किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। मान लो यार हमें HTML वाली फाइल देखनी थी, तो आप यहाँ पे चले जाओ किस पे यार, index.html पे। चलो करते हैं यार रीड करके इसको। तो देखो पूरा का पूरा यार उस फाइल के अंदर जो कुछ भी है आप रीड कर सकते हैं ना, ऐसे। क्रिएट अ फाइल, रीड अ फाइल, ये सेकंड है आपका। अब आते हैं कुछ इधर और एक अपेंड अ फाइल, ठीक है। अपेंड भी कर सकते हो आप, है ना, किसी फाइल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो आप अपेंड कर सकते हो। कैसे यार, हमने लिखा लेट फाइल इज इक्वल टू, तो fs डॉट अपेंड फाइल और हम सिंक्रोनस पे जाएंगे।
तो किस फाइल, मान लो इस पीडीएफ फाइल में हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, ऑल इज वेल एक बार और ऐड करना चाहते हैं, तो हमने कहा यार इस पे जाओ abc.pdf वाली फाइल पे, और इसमें आप क्या करो यार, थोड़ा सा एक स्पेस लगा के ऑल इज वेल अगेन ये ऐड कर दो जाके। तो जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं नोट और फाइल का नाम आपकी फाइल system.js। तो देखते हैं क्या ऐड हुआ, abc.pdf। देखो ऑल इज वेल और ऑल इज वेल अगेन। तो इस तरह से आप कुछ भी क्या करा सकते हो, अपेंड करा सकते हो, ऐड करा सकते हो, ठीक है। अब सोचो फाइल एक बार बनी हुई है, आप उसी फाइल को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करो तो क्या होगा। तो लेट, हमने ऐसा लिखा, लेट फाइल इज इक्वल टू fs डॉट राइट फाइल, सिंक पे गए और ये फाइल बनी हुई थी आपकी abc डॉट pdf, और उसमें आपने यार जाके लिख दिया क्या, हेलो। अब ये फाइल पहले से बनी हुई थी तो क्या एक और फाइल बन जाएगी, क्या क्या लगता है, क्या एक और बनेगी? हाँ, ये उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। उम्मीद तो यही करते हैं, देखो कर दिया ना, अपडेट कर दिया आप कह सकते हो, या उसको रिप्लेस कर दिया इसने, है ना। तो आप अपेंड की हेल्प से भी उसमें कुछ काम करा सकते हो। अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो दोबारा उसमें कुछ लिख दोगे यार तो क्या हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी ना, आप ऐसा कह सकते हो। रीड भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, डिलीट देख लेते हैं, ठीक है। डिलीट फाइल, और उसके बाद हमें देखना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, हम लिख देंगे रीनेम फाइल, ठीक है। तो डिलीट कर सकते हो यार, एकदम सिंपल तरीका। मान लो यार आपको ये वाली फाइल उड़ा देनी, कौन सी, मान लो हम नोट्स नहीं उड़ाएंगे, abc.html उड़ा देनी हमें ना, तो कैसे लिख दोगे कि fs डॉट अनलिंक सिंक, अनलिंक करनी है आपको कौन सी फाइल, बस फाइल का नाम बता दो। तो हमें अनलिंक करनी है ये abc.html वाली फाइल को डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे जाओ नोड और fs डॉट, तो देखो चली गई abc.html। अब ये फाइल को जैसे आप बंद करोगे नहीं मिलेगी आपको फाइल। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हो। हेलो, अभी तो ऑफिस में ही ना, अभी तो 7 बजे बाहर निकलेंगे, फिर वहाँ जाएंगे भैया क्या। हाँ नहीं, देखते हैं, क्योंकि हम भैया की दुकान पे जाएंगे अभी पहले, चश्मा उठाना है। ठीक है, हेलो। तो यार डिलीट करना भी क्लियर है ना, समझ में आया ना कैसे डिलीट करनी किसी फाइल को, हो ना सब। हाँ ठीक है। अब फाइनली आते हैं रीनेम कैसे करना है। तो यार वैसे ही रीनेम भी कर देंगे यार। तो हम जाते हैं लेट फाइल इज इक्वल टू, तो किस फाइल को और क्या नाम देना है, ऐसा कुछ होना चाहिए यार। fs डॉट रीनेम, रीनेम है कि नहीं, होता है कि नहीं, होना चाहिए रीनेम सी, ठीक है। तो आर्गुमेंट लेगी कि किस फाइल को रीनेम करना है और किस चीज़ से करना है। तो मान लो यार इसको हम abc.js पे जाते हैं, मान लो abc.js को, और हाँ ठीक है bcd.js कर देते हैं, ऐसा है ना। तो abc.js हो चुकी है आपकी bcd.js, ठीक है। अब इसका यूज़ बहुत पड़ेगा जब आप प्रोजेक्ट पे जाओगे, तो इन फाइल सिस्टम की हेल्प से आप लॉजिक्स लिखोगे कि यार सर्वर पे आपके फाइल आ रही है तो आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाए, मतलब आपने कुछ फ्रंट एंड पे कुछ टास्क भेजा, बटन पे क्लिक कर या कुछ भी काम पे बोला, तो आपने सर्वर पे इस तरह से यार लॉजिक लिख रखा है कि यार ऐसा होते ही ये वाला फाइल क्रिएट हो जाए, ऐसा होते ही ये वाली फाइल आपके सर्वर पे क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो वहाँ पर हम इन लॉजिक्स का यूज़ करके क्या करेंगे यार, काम करेंगे। तो याद रखना है इसको, और आज के लिए इतना ही।
नोट्स डॉट जी एस पे जाते हैं तो हमने आज क्या क्या देखा, क्या होता है नोट जी एस, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काम करता है, क्या होते हैं मॉड्यूल्स, क्या होते हैं कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल, ग्लोबल मॉड्यूल और नॉन ग्लोबल मॉड्यूल, और फाइनली हमने एक पूरा पूरा करंट देखा इसका फाइल सिस्टम का। तो इतना काम हमने देखा आज। अब कल हम देखेंगे कि कैसे आपको सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है।